हे गाइस, वेलकम बैक टू पावर टॉक। मेरा नाम है दिवाकर और आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। आपको पता है कि जब हम लोग एक कार परचेज़ करते हैं तो पूरा जो प्रोसेस होता है उसमें पूरी फैमिली इन्वॉल्व होती है और ख़ास करके जो आजकल के बच्चे हैं और बच्चियां हैं जो जिनको हम जेनज़ी भी कहते हैं, उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू, जो उनका पर्सपेक्टिव है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है पेरेंट्स के लिए। क्योंकि एक तो उनको जानकारी होती है, उनको जो अवेयरनेस है वो यूट्यूब वीडियोस के माध्यम से, बाकी अपनी रिसर्च करते रहते हैं टेक्नोलॉजी के बारे में, नई नई जो चीज़ें आ रही हैं, नए नए फीचर्स उनके बारे में उनको अवेयरनेस रहती है। तो इस तरह से उनका जो इन्वॉल्वमेंट है वो काफ़ी बढ़ जाता है और काफ़ी हद तक उनके हिसाब से, उनकी मन मर्जी के हिसाब से ही घर में कार आती है। तो इस पूरी प्रोसेस जो होती है, जो उनका इन्वॉल्वमेंट होता है, जो उनका थॉट प्रोसेस है, इसको जानने के लिए आज मैंने अपने चैनल पे इनवाइट किया जो मेरा ब्रदर है, कज़िन है, और उसको कारों के बारे में काफ़ी शौक़ है और काफ़ी वो रिसर्च करता रहता है, काफ़ी एकदम पूरी जानकारी है उसको। तो उसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है एक जेनज़ी के हिसाब से, उसको हम आज की वीडियो में समझने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं आज के इस वीडियो में कि एक जेनज़ी का क्या इनपुट होता है कार खरीदने की पूरी प्रक्रिया में, फीचर्स के बारे में, इंजन टाइप, उसके बाद जो ब्रांड्स हैं, कौन कौन से उनके फेवरेट हैं, ये सब जानने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, मेरे साथ आज प्रभाकर हैं और प्रभाकर, हम आगे बात करें उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप दर्शकों के लिए छोटा सा अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दीजिए। आपकी एज कितनी है, आप करते क्या हैं और कारों के बारे में आपका इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रभाकर है, मेरी एज 19 है और मैं बीटेक सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। वर्तमान में मैं नोएडा में रहता हूँ और कार्स के बारे में मेरा इंटरेस्ट तो यूट्यूब वीडियो से ज़्यादातर आया, क्योंकि मैं जब यूट्यूब वीडियो में देखा करता था, मतलब एक कार जो यूट्यूबर होते थे बड़े बड़े, जब कार को रिव्यू करते थे, अभी कोई भी लॉन्च होता था, तब देख के मुझे काफ़ी इंटरेस्ट आता था और मैं इस वीडियो को देखा करता था। घर वाले रोकते भी थे, क्या देख रहे हो, इसको देखने का कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन मैं देखा करता था और इसी में इंटरेस्ट मेरा हो गया, तो मैं देखता रहता हूँ कौन सी कार नई आ रही है। अच्छा प्रभाकर, आपने बात की कि आप यूट्यूब वीडियोस बहुत देखते हैं, तो क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपके फेवरेट ऑटोमोटिव जो क्रिएटर्स हैं वो कौन कौन से हैं? टॉप 3। मेरे टॉप 3 ऑटोमोटिव क्रिएटर्स में तो मैं गगन चौधरी जी को कोई नहीं भूल सकता। सबसे पहले तो वही रहेंगे गगन चौधरी जी। उनका कार के बारे में जो नॉलेज बताते हैं, काफ़ी बारीक बारीक चीज़ें भी वो बताते हैं, एक एक चीज़ कवर करते हैं। उसके बाद मैं ऐसे हंसी मजाक करने के लिए, मतलब ऐसा नॉलेज के कंटेंट से नहीं, अरुण पवार जी का वीडियो बहुत देखता हूँ, क्योंकि वो कार के साथ जो करते हैं, कार तोड़ ताड़ देते हैं, कार वार को पूरा फिर बेच उच देते हैं, उसको क्या मॉडिफाई भी बहुत करवाते हैं। अभी आपने उनकी थार वाली वीडियो तो देखी ही होगी, महिंद्रा से उनकी थोड़ी अनबन है। उसके बाद इन्हीं दोनों को मैं ज़्यादा देखता हूँ, क्योंकि गगन चौधरी जी नॉलेज के लिए और अरुण पवार जी दो चैनल देखते हैं आप। दो ही चैनल देखते हैं। अच्छा प्रभाकर, ये बताओ कि आज की डेट में अगर एक किसी आदमी को गाड़ी खरीदनी है, अपना उसका जो बजट जो भी है, राइट, तो आपके हिसाब से जो 2-3 कन्फ्यूजन होती है, जैसे कि बॉडी टाइप क्या है, गाड़ी को एसयूवी होना चाहिए, सेडान या फिर हैचबैक, और दूसरी जो बड़ी कन्फ्यूजन होती है उस मतलब कि फ्यूल टाइप को लेकर होती है कि पेट्रोल, डीजल, सीएनजी। आजकल ईवी का भी मार्केट काफ़ी बूम कर रहा है। तो एक आप युवा के हिसाब से आप आज की डेट में आपको कौन सी गाड़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल लगती है? अब आप अगर एक फैमिली कार लेने जा रहे हैं तो एक मान के चलते हैं 10-12 लाख का बजट तो आपका होगा ही। इतना बजट तो लेके चलिए, वरना फिर आपको क्या ही मिलेगा। तो 10-12 लाख में यहाँ, क्योंकि मैं एनसीआर एरिया में रहता हूँ, यहाँ पर तो डीजल गाड़ी लेने का कोई फ़ायदा नहीं, तो आप पेट्रोल गाड़ी लें। उसमें पेट्रोल गाड़ी लें, पेट्रोल गाड़ी में आपको 10-12 लाख में काफ़ी ऑप्शन मिल जाएंगे। सिडान मैं इसलिए नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि सिडान 10-12 लाख में कोई अच्छी सिडान है नहीं। आपको मिलेगी होंडा की अमेज या फिर सुजुकी की डिज़ायर, जो मुझे लगता है इतनी वैल्यू फॉर मनी है नहीं। और हैचबैक इसलिए नहीं देखना चाहिए क्योंकि हैचबैक 10-12 लाख जब लगा ही रहे हैं तो हैचबैक ही क्यों लें, कोई ऊपर कॉम्पैक्ट एसयूवी ना देख लें। तो कॉम्पैक्ट एसयूवी बॉडी टाइप इस बजट में एकदम परफेक्ट रहेगा और काफ़ी आपको फीचर भी मिल जाएंगे कॉम्पैक्ट एसयूवी में। अच्छा, आपने बात की पेट्रोल गाड़ी मतलब प्रैक्टिकल ज़्यादा है आपके हिसाब से, राइट? ओवरऑल इंडिया कहीं भी हम खरीद रहे हैं। अब पेट्रोल में आजकल एक ट्रेंड चला है, मतलब पिछले कई सालों से, कि पेट्रोल में नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन पहले आते थे, जैसे कि होंडा का आईवी टेक हुआ, मारुति के जो के सीरीज़ के जो इंजन है, या फिर जो कापा सीरीज़ का इंजन हुंडई का, वो काफ़ी फेमस थे। आजकल सब पेट्रोल गाड़ियों में टर्बो का बहुत ज़्यादा चलन चल गया है और मैं देखा है कि काफ़ी पसंद किए जा रहे हैं, खास करके जो यंग लड़के लड़कियाँ वो पसंद कर रहे हैं। तो आपका इस बारे में क्या मतलब पॉइंट ऑफ व्यू? आपको नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन पसंद है, फिर आपको टर्बो इंजन पसंद है? तो मेरा पर्सनल अगर ओपिनियन आप लेना चाहेंगे तो मुझे टर्बो इंजन ज़्यादा पसंद है, क्योंकि नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन में एक चीज़ मुझे कमी लगती है, जो कि है टॉर्क की। पावर तो आपको तब भी ठीक ठाक मिल जाएगी, पर टॉर्क की आपको कमी महसूस होगी जब भी आप कहीं चलाएंगे हाईवे पे 6 लेन पर, आपको गाड़ी किसी ओवरटेक करनी होगी, तब आपको टॉर्क की कमी महसूस होगी। तो टर्बो इंजन ही बेस्ट ऑप्शन रहेगा आपके लिए। ओके, तो आप कह रहे हैं कि आपका जो रिकमेंडेशन है वो पेट्रोल गाड़ी ली जाए, कॉम्पैक्ट एसयूवी टर्बो इंजन के साथ आपका प्रेफरेंस रहेगा, राइट जी? अच्छा प्रभाकर, आपने बात की इन सब चीज़ों की, तो अगर मैं पूछना चाहूँ कि अगर इंडिया में जो बजट
जो मतलब कारें हैं, जो OEMs है, जो मैन्युफैक्चरर्स है, जो बजट कार बनाते हैं, जो 10-12 से लेके 25-30 लाख तक, उनको अगर आपको रैंक करना है, उनके मतलब प्रैक्टिकलिटी, रिलायबिलिटी और जो पूरा एक ओवरऑल पैकेज गाड़ियाँ ऑफर करती हैं उसके सेंस में, तो आपके हिसाब से जो टॉप 3 मैन्युफैक्चरर्स, टॉप 5 मैन्युफैक्चरर्स कौन से होंगे आपके हिसाब से? आपके फेवरेट कौन से हैं, मतलब ये पूछना चाहूँगा। तो मेरे टॉप 5 कार ब्रांड्स में पहला ऑप्शन तो डेफिनेटली रहेगा किया या फिर Hyundai का। दूसरे ऑप्शन पे रखूंगा महिंद्रा को, तीसरे पर मैं रखूंगा टाटा को, फोर्थ पर सुजुकी को और फिफ्थ पे MG को। MG को फिफ्थ पे। तो MG की आपको कौन सी कार पसंद है? उसकी 2 ही 3 कारें आती हैं इंडिया में, तो कौन सी कार आपकी फेवरेट है MG की? MG की मेरी वैसे पर्सनल फेवरेट तो हेक्टर है। हेक्टर डीजल में तो थोड़ी महंगी आउट ऑफ बजट है, 20 लाख 21 लाख से लगभग शुरू होती है, पर पेट्रोल वाला वेरिएंट आप 16 लाख 17 लाख में आप ले सकते हैं, थोड़ा बजट बढ़ा के। ठीक है, इसका बात करेंगे हम। तो ये तो रहा जो बजट कार मैन्युफैक्चरर्स हैं। अगर हम लग्जरी में जाएं, जैसे कि जो BMW, Audi, मर्सिडीज, इन सब की अगर बात की जाए, तो आपके टॉप 3 फेवरेट ब्रांड कौन से हैं जेंजी की, मतलब आपके हिसाब से? ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल हो सकता है। हाँ। लेकिन जो मेन 3 कार हमको दिखती हैं लग्जरी में, ऑडी हो गई, मर्सिडीज हो गई, BMW हो गई, मैं इन्हीं तीनों को रैंक करूंगा। तो सबसे ऊपर रखूंगा मैं BMW को, उसके बाद रखूंगा ऑडी को और आखिरी में रखूंगा मर्सिडीज को। ठीक है प्रभाकर। अच्छा प्रभाकर, अब बात करते हैं मेन मुद्दे की। अगर आज की डेट में एक फैमिली या कोई एक बंदा कार लेना चाहता है, राइट, तो जो कार ब्रांड्स हैं, काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं इंडिया में, राइट। हालांकि पिछले कुछ सालों में कुछ ब्रांड चले गए हैं, कुछ ऑप्शन कम हो गए हैं, लेकिन अभी भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। तो आपके हिसाब से अगर एक कार लेने जाते हैं हम लोग, तो हमको एक बजट, मान लो हमारा 12 लाख का है, तो आपके हिसाब से टॉप 5 जो कारें होंगी कौन सी होंगी और किस ब्रांड की होंगी? तो मेरी टॉप 5 कार्स, अगर बजट 12 लाख 13 लाख आपका बजट है, तो आप पहले पर मैं रखना चाहूँगा किया की सोनेट को। किया की सोनेट में टर्बो वेरिएंट आप ले सकते हैं, HTK प्लस थोड़ा बजट बढ़ा के। उसके बाद मैं रखना चाहूँगा टाटा की नेक्सॉन को, काफ़ी बढ़िया बेहतरीन गाड़ी है टाटा की तरफ से। उसके बाद मैं रखना चाहूँगा Hyundai की वेन्यू को, वेन्यू भी काफ़ी अच्छा है, उसमें भी टर्बो वेरिएंट आता है, आप ले सकते हैं। उसके बाद मैं रखना चाहूँगा मारुति सुजुकी की ब्रीजा को, काफ़ी बढ़िया गाड़ी है, माइलेज भी आपको उसमें बढ़िया मिल जाएगा 17-18 का। उसके बाद अब मैं रखना चाहूँगा फ्रॉन्क्स को, फ्रॉन्क्स का टर्बो वेरिएंट भी काफ़ी अच्छा है। अच्छा, जो आपने कारें बताई, जैसे कि मेरे हिसाब से, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे हम लोग की जो एज है, जो मिलेनियल्स हैं या फिर जो हम लोगों से जो एक जनरेशन पहले के हमारे पेरेंट्स वगैरह हैं, हम लोग का ये होता था गाड़ी बड़ी होनी चाहिए, गाड़ी मतलब कि वैल्यू फॉर मनी हो, राइट। हम लोग फीचर्स पे इतना फोकस ज़्यादा नहीं करते हैं, राइट। तो आपके हिसाब से जो मैंने देखा है आज, जो ट्रेंड मुझे दिखता है, जो आजकल के बच्चे हैं, युवा हैं, वो फीचर्स को लेके बहुत ज़्यादा मतलब वो रहते हैं, कंसर्न रहते हैं कि ये फीचर कार में मिसिंग है, ऐसा है वैसा है। तो आपके हिसाब से फीचर्स को लेके मतलब क्या पॉइंट ऑफ व्यू है एक आज के युवा का? तो फीचर्स को लेकर मेरा तो यही ओवरव्यू है कि आप अगर आप किसी गाड़ी में आप 10-12 लाख रुपए डाल रहे हैं, तो फीचर्स तो आपको मिलेंगे, किसी में कम किसी में ज़्यादा। किसी मतलब कोई गाड़ी है उसका कंपटीशन है, वो ज़्यादा फीचर देगा, तो आपको डेफिनेटली वो ज़्यादा लुभावना लगेगा, आपको वही अच्छा लगेगा। और फिर आजकल ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ फीचर से देखते हैं, गाड़ी की बिल्ड भी अच्छी आजकल आने लगी है। टाटा की गाड़ी देखें, महिंद्रा की गाड़ी देखें, अब तो सुजुकी की गाड़ी ने भी 5 स्टार रेटिंग लेके आई है। तो फीचर्स और साथ में सेफ्टी दोनों का तालमेल होना चाहिए, तभी गाड़ी बढ़िया होगी। अच्छा, तो आपने फीचर्स की बात की, तो क्वेश्चन जैसे मैंने पूछा कि आजकल का जो युवा है वो कौन कौन से फीचर्स चाहता है, मतलब फीचर्स पर ज़्यादा फोकस रहता है, आपने भी काइंड ऑफ वही बोला है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जो मोस्ट यूज़फुल और मोस्ट यूजलेस फीचर्स हैं आजकल की गाड़ियों में, आपके हिसाब से कौन कौन से हैं जो मोस्ट यूज़फुल हैं, और जो बिल्कुल बेकार जो गिमिक फीचर्स हैं कौन कौन से हो सकते हैं? तो यूज़फुल फीचर की बात करते हैं, पहले तो डेफिनेटली क्रूज कंट्रोल रहेगा। उसके बाद मैं रखना चाहूँगा 360 कैमरा को, वो भी बहुत ज़रूरी होता है। और LED हेडलैम्प्स भी होना ही चाहिए, क्योंकि आप भी देखते हैं आजकल की गाड़ी में 10-12 लाख की गाड़ी में भी हेलोजन दे देते हैं, वो अच्छा नहीं लगता। उसके बाद सनरूफ भी एक ऐसा फीचर है जो ज़रूरी होता है डेफिनेटली गाड़ी में। और ये मेरे यूज़फुल फीचर है मुझे जो लगते हैं, मुझे पर्सनल ओपिनियन से। और ऐसे फीचर जो ओवर हाइप्ड हैं या फिर जिनका कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है, फीचर तो कोई भी ख़राब नहीं होते, फीचर तो जितने मिले गाड़ी में उतने ही कम है। अच्छा, मतलब आपके हिसाब से सारे फीचर्स यूज़फुल हैं, और आपने सनरूफ जैसे फीचर्स को भी यूज़फुल बताया है, राइट? हाँ, तो आपके हिसाब से, राइट। तो जैसे कि सनरूफ और कुछ जो फीचर्स आपने बताए हैं, आजकल जो फीचर्स का जो एक तालमेल है जो मैन्युफैक्चरर्स रखते हैं, बहुत एक वाहियात टाइप का है। जैसे कि बहुत बेसिक फीचर्स हैं, जैसे कि आप देखेंगे ऑटो डिमिंग IRVM हुआ, या फिर जो रियर डिफॉगर और वाइपर होता है, ये खास करके टॉप मॉडल्स में ही आते हैं, राइट। तो आपने जैसे बताया सनरूफ वाला ऑप्शन, तो अगर टाटा को छोड़ दिया, टाटा अपने सारे उसमें ऑप्शनल देता है वेरिएंट्स में, लेकिन बाकी जो मैन्युफैक्चरर्स है उसमें टॉप मॉडल्स में आता है, तो उसके लिए तो आपका बजट बहुत आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा, राइट। तो आप इस कारण क्या सोचते हैं, कौन से बजट मतलब कौन से ऐसे फीचर्स है जो मैन्युफैक्चरर्स को सारे वेरिएंट्स में स्टैंडर्ड करना चाहिए, राइट, और कौन से मतलब हटा सकते हैं वहाँ से? क्या पॉइंट ऑफ व्यू इस बारे में? ऐसे फीचर जो सारे वेरिएंट्स में कॉमन होने चाहिए, उसमें एक तो
सनरूफ तो हटा सकते हैं, क्योंकि अब आप लोगों पे डिपेंड करता है, किसी का यूज़ है किसी का नहीं है। लेकिन 360 डिग्री कैमरा एक ऐसा फीचर है जो होना चाहिए। उसके बाद रियर वाइपर एंड डिफॉगर भी होने चाहिए, और एलईडी हेडलैम्प, ये 3 फीचर हैं जो होने चाहिए। उसके बाद इंफोटेनमेंट सिस्टम तो होना ही चाहिए। ये 4 फीचर ऐसे हैं कि होने चाहिए, मतलब किसी भी वेरिएंट हो, कोई भी गाड़ी हो। अच्छा, इंफोटेनमेंट सिस्टम की आपने बात की, तो आजकल एक ट्रेंड चल गया है कि मतलब कि इंफोटेनमेंट सिस्टम कितना बड़ा हो सकता है, राइट। पहले सिंगल आते थे, अब डबल ट्रिपल आने लगे हैं नई गाड़ियों में, पूरा डैशबोर्ड भरा हुआ है। और काफ़ी जैसी रिपोर्ट्स हैं मतलब कि जो कार सेफ्टी को लेके, रोड सेफ्टी को लेके, जहाँ पे बोला जाता है कि काफ़ी बड़ा डिस्ट्रैक्शन भी होता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा, MG हेक्टर, राइट। उसमें जो सारी बटन्स हैं उनको हटा दिया गया है। AC के कंट्रोल भी आपको उसमें मिलते हैं, पूरे टच स्क्रीन में मिलते हैं, राइट। मेरे हिसाब से काफ़ी उसको ऑपरेट करने में प्रॉब्लम होती है। तो आपके हिसाब से क्या ये इंफोटेनमेंट का जो साइज़ बढ़ता जा रहा है, ये कैसा, मतलब एक अच्छी पहल है, हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, या फिर इसको आप मतलब कि आप इसको पसंद नहीं करते हैं? इस पर तो मेरा ये कहना है कि जैसे इंफोटेनमेंट सिस्टम आपने MG का जिक्र किया, MG में तो काफ़ी बड़ा आता है। खैर वो तो टीवी लगता है, कभी कभी टीवी भी छोटा लगता है उसके सामने। तो डेफिनेटली डिस्ट्रैक्शन तो है, पर फीचर है, अब किसी के लिए यूज़फुल है, किसी के लिए नहीं। लेकिन MG ने जितना बड़ा दे दिया इंफोटेनमेंट सिस्टम, मेरे ख्याल से उतने बड़े इंफोटेनमेंट सिस्टम की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब 10-12 इंच काफ़ी हो गया है, उसमें ज़रूरी के सारे फीचर होने चाहिए। अब ये नहीं कि आप उसमें यूट्यूब देख रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं साथ में, फिर एक्सीडेंट तो होगा ही ना। नहीं, वो तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, आप उसमें वीडियो बिल्कुल ना चलाएं। अच्छा, एक चीज़ से मैं अपना पॉइंट ऑफ बताऊँ, मेरे लिए इंफोटेनमेंट का मतलब केवल इतना है कि उसमें मतलब एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले जरूर होना चाहिए, जिससे कि मैं मैप नेविगेशन को चला सकूं, राइट। मेरे लिए तो इंफोटेनमेंट का इतना ही खास मतलब यूज़फुल है। आपके लिए क्या, मतलब आप चाहते हैं अगर उसकी स्क्रीन बड़ी होनी चाहिए तो मतलब आप उसमें क्या क्या चीज़ें चाहते हैं, आप कितना मिनिमम कितनी साइज़ होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, कैसे, तो क्या पॉइंट ऑफ, और आपका क्या कहना है, जो फिजिकल बटन्स होती हैं उसको आप पसंद करते हैं, या सारी जो बटन सारे कंट्रोल्स हैं वो आपके इंफोटेनमेंट में आ जाए, आप उसको पसंद करते हैं? इंफोटेनमेंट सिस्टम में मेरा कहना है कि जैसे इंफोटेनमेंट सिस्टम में सारे कंट्रोल देना, ये तो मैं एक तरह से बेवकूफ़ी कहूँगा, क्योंकि फिर आपको ऑपरेट करने में भी काफ़ी दिक्कत होगी। जैसे कोई फीचर आपको अभी इंस्टेंट कुछ ऑन करना है तो आपको ढूंढना पड़ेगा, किसी को पता नहीं होता, तो फिर उसके लिए काफ़ी हेक्टिक हो जाता है। तो फिजिकल बटन्स काफ़ी प्रीमियम भी लगती हैं और फिजिकल बटन सही रहती हैं। इंफोटेनमेंट सिस्टम में फीचर्स देना चाहिए, जैसे बताया इन्होंने, एप्पल ऑटो कारप्ले और एंड्रॉयड, जिससे मैप वेब का फीचर आप इस्तेमाल कर सकें। उसके अलावा यूट्यूब वाला फीचर मुझे नहीं लगता, वो फालतू का चीज़ है, डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करेगा। शायद वो तो अलग से लगवाते हैं लोग, वो करवाते हैं, पर मैप मेन लगता है मेरे को, और म्यूजिक कंट्रोल इस पे होने चाहिए बस, उसके अलावा कोई भी। अच्छा, आजकल जैसे कि काफ़ी ब्रांड्स हैं जो प्रीमियम जो म्यूजिक सिस्टम है उसको दे, जैसे हरमन कार्डन का या फिर बोश का, तो मतलब आपके हिसाब से क्या स्टैंडर्ड, जैसे मारुति में आता है स्टैंडर्ड, राइट, और बाकी जो चीज़ें हैं उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे ब्रांड्स आते हैं, तो आप मतलब एक म्यूजिक सिस्टम की बात की जाए तो आपका उसमें क्या पॉइंट ऑफ व्यू, आप क्या चाहते हैं कि हर गाड़ी में कैसा म्यूजिक सिस्टम होना चाहिए? म्यूजिक सिस्टम जो एक्सेप्टेबल लेवल है क्या होना चाहिए? एक्सेप्टेबल लेवल में कह सकते हैं आप 4 स्पीकर हो तो काफ़ी हो, किसी भी कंपनी का हो, बोस का हो सकता है या JBL का हो सकता है। 4 स्पीकर बेसिक होना ही चाहिए सब में, जिससे चारों डोर पर एक एक स्पीकर दे देना चाहिए। अच्छा, तो हाँ आजकल तो ये स्टैंडर्ड है, लगभग 4 स्पीकर और 2 ट्विटर तो लगभग सब में आते हैं, राइट। अच्छा, अभी कुछ देर पहले आपने बात की थी कि सेफ्टी को लेके, कार सेफ्टी एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। तो जैसे कार सेफ्टी को असेस करने का तरीका जो लोगों का है वो अलग अलग है, राइट। कुछ लोग दरवाजे बंद करके उसकी आवाज़ से, कुछ लोग बोनेट पे ठोक के, कुछ लोग गाड़ी को ठोक के चेक करते हैं आजकल, राइट। जैसे कि जो सो कॉल्ड जेंजी हैं वो लोग, मैं देखा है, मैंने कहीं देखा था एक बंदा पैर से अपना बम्पर गाड़ी का तोड़ रहा था और दिखा रहा था गाड़ी कितनी सेफ है। पता नहीं क्या लॉजिक है। तो इसके बारे में मतलब आपको भी क्या लगता है कि गाड़ी जो उसकी सेफ्टी चेक करी जाती है, जो उसकी बिल्ड क्वालिटी चेक कर सकते हैं, वो दरवाजों को ठोक के, दरवाजे बंद करके, दरवाजे तोड़ के ऐसे चेक की जाती है, कोई और मैकेनिज्म होना चाहिए आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से जो यूरो इनकैप, इंडियन कैप टेस्टिंग कर रहे हैं वो काफ़ी है। उसके अलावा हम लोग अपना हाथ पैर क्यों तोड़ रहे हैं भाई? गाड़ी आपने खरीदी है, क्यों उसको आप मार पीट रहे हैं भाई? क्यों अपना माथा पच्ची कर रहे हैं? जो रेटिंग उन्होंने दी है, कोई टेस्टिंग करके दी है, ऐसा तो है नहीं कि हवा में रेटिंग दे दी एक दिन आकर। तो आप उसी रेटिंग पर भरोसा करें। और जैसे सुजुकी तो बदनाम है कि अपने हल्केपन के लिए, कि मतलब गाड़ी के दरवाजा बंद किया, आवाज़ नहीं आ रही हुंडई वाली, तो सब गाड़ी का अपना अलग है। आप एक वेट से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाड़ी का क्या मतलब बिल्ड क्वालिटी हो सकता है। और बाकी तो मेनली मैं रिलाई करता हूँ रेटिंग पर, जो यूरो इनकैप या इंडियन कैप ने भी अभी रेटिंग निकाली है, तो उस पर आप भरोसा करें, क्यों अपना हाथ पैर तोड़ रहे हैं भाई? तो आपका कहना है कि भारत इनकैप या फिर जी इनकैप जो रेटिंग दे रहा है, आपके हिसाब से काफ़ी रिलायबल होनी चाहिए और उसी पे हमें ट्रस्ट करके गाड़ी को जो है सेफ्टी कितनी सेफ है ये हमें डिसाइड करना चाहिए, राइट। अच्छा, तो जैसे कि अभी जी इनकैप की जो रेटिंग आई है डिज़ायर के बारे में, राइट, उसका वेट अभी भी काफ़ी कम है,
उसकी जो बॉडी है उसमें कोई खास अंतर नहीं है, मतलब जो बिल्ड क्वालिटी कहेंगे, लेकिन जो उसकी स्ट्रक्चरल जो रिजिडिटी है, जो उसका जो मटेरियल यूज़ किया गया, जो स्टील यूज़ किया गया, शायद काफ़ी उन्होंने रेनफोर्स किया है, उसकी वजह से उसकी रेटिंग बढ़ गई है। लेकिन काफ़ी लोग कह रहे हैं कि मारुति कैसे 5 स्टार ला सकती है। उसके बाद अभी अच्छा कुछ लोग कन्फ्यूजन भी है, अभी स्विफ्ट जो है 1 स्टार लेके आई है ऑस्ट्रेलिया एनकैप में, काफ़ी लोगों को पता नहीं कि वहाँ पर स्कॉर्पियो 0 स्टार लेके आई है। तो जो पूरी कन्फ्यूजन है मैं देखा इसमें, मतलब जो जेंजी लोग हैं उनको पता है अच्छे से डिफरेंस क्या है इन चीज़ों एनकैप में, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ के इस चीज़ को क्लैरिफाई नहीं करते, बल्कि वो भी उसी का र्यूमर्स का पार्ट हो जाते हैं। तो इसका आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? अब डिज़ायर वाले पॉइंट पे मैं कहना चाहूँगा, डिज़ायर की जो जी एनकैप में 5 स्टार रेटिंग आई है, ऑस्ट्रेलिया जो एनकैप होता है, बाहर का जो एनकैप है, जो जी एनकैप होता है, उसके जो पैरामीटर्स होते हैं काफ़ी अलग होते हैं। उसमें काफ़ी हाई पैरामीटर्स होते हैं, स्पीड भी काफ़ी होती है, और उसमें अलग अलग जहाँ से कोलिजन होता है एंगल भी अलग अलग काफ़ी होता है, स्पीड भी अलग होती है, वो वहाँ के हिसाब से होती है, यहाँ के हिसाब से ये होती है। तो इसमें 5 स्टार लाई है। इसमें अचंभे की बात तो मेरे लिए भी खैर थी कि मतलब 0 स्टार वाली गाड़ी कहाँ लेके चली आई 5 स्टार, पर ऐसा नहीं कि वो फर्जी टेस्ट है। मैंने वीडियो भी देखे, उसमें ठीक स्टार किया उसने, 5 स्टार अच्छा किया है, पर वही स्विफ्ट ने 0 स्टार वहाँ 1 स्टार स्कोर किया है ऑस्ट्रेलियन कैप में। वहाँ की टेस्टिंग बहुत ही रिजिड होती है, बहुत ही हाई होती है। अब आपको ये टेस्टिंग मतलब लोग कहते हैं कि नहीं ये फर्जी टेस्टिंग है, मतलब ये तो बस कंपनी वालों ने ऐसा ही कह दिया है। अब आप ये अगर 10 फीट से कूदेंगे और 20 फीट से कूदेंगे तो आपको चोट तो अलग लगेगी ना, और एंगल पे भी निर्भर करता है। इस वजह से कोई बड़ी बात नहीं है भाई, यकीन कर लो भाई, अब तो कर लो। अच्छा एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा, जैसे कि आजकल अडास का बहुत क्रेज़ है, राइट? लगभग मेरे ख्याल से सारी गाड़ियों में अडास आने लगा है, किसी में कैमरा बेस्ड, किसी में रडार बेस्ड, राइट? तो इंडियन कंडीशंस में काफ़ी लोग अभी भी डिबेट करते हैं कि प्रैक्टिकल नहीं है, यूज़फुल नहीं है, और उसके लिए अच्छा खासा प्रीमियम कंपनियां चार्ज करती हैं, राइट? जो लेवल 2 का अडास अगर आप उसकी बात करते हैं तो लेवल 1 की बात हम नहीं करते हैं। तो उसके बारे में एक युवा का क्या सोचना है? कि आपको लगता है कि अडास बहुत ज़रूरी है इंडिया में, और कितना प्रैक्टिकल है इंडिया में अडास, अगर आप बात कीजिए अडास की? तो एडास पे मेरा ये पीओवी है कि एडास जरूरी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि एकदम ही जरूरी है कि मतलब एडास नहीं होगा तो गाड़ी आप चला ही नहीं पाएंगे, लेकिन आप जैसे कहीं लॉन्ग रूट पर जाएंगे, आप चला रहे हैं हाईवे पर या 6 लेन पर, तो एडास का होना जरूरी है। जैसे आप लॉन्ग रूट पर चला रहे हैं, आपको कभी कभार नींद भी लग सकती है। एडास का फीचर ये रहता है कि मतलब जैसे गाड़ी कभी अचानक से टर्न वर्न भी लिया तो गाड़ी ब्रेक कर सकती है अपने आप को थोड़ा बहुत। ये नहीं कि आप पूरा रिलाई कर सकते हैं उस पर, आप एडास के भरोसे लगा के आप गेम खेल रहे हैं, ये नहीं कर सकते आप। तो एडास होना जरूरी है। लेकिन अभी देखा गया, जैसे आपने बोला कि बहुत अच्छा पॉइंट है कि मतलब आप उसके ऊपर बिल्कुल निर्भर ना रहिए, लेकिन काफ़ी देखा गया है इंडिया में काफ़ी उसको लोग मिसयूज़ भी करते हैं, राइट? काफ़ी मैं देखा है कि लोग जो पैसेंजर सीट पे बैठ जाते हैं या पीछे चले जाते हैं और अडास के भरोसे गाड़ी आगे जा रही है, तो वो तो बहुत ही बेवकूफ़ी भरा काम है। लेकिन मैं देखा है कि काफ़ी युवा जो हैं इसको काफ़ी इन्जॉय करते हैं, वीडियोस देखते हैं, काफ़ी इन्जॉय करते हैं, काफ़ी ऐसे वीडियोस ट्रेंडिंग में चले जाते हैं, राइट? और इसको ट्रेंडिंग में लाने में जो मतलब रोल है वो युवाओं का ज़्यादा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि युवा भी इन सब चीज़ों को ऐसे पसंद करते हैं, क्या उनको कार सेफ्टी, रोड सेफ्टी के बारे में इतने अवेयर नहीं है, या उनको फ़र्क नहीं पड़ता है? क्या सोचते हो आप इस बारे में? मेरा तो ये कहना है, किसी एक ने किया तो इसका मतलब ये नहीं कि सबने किया। अब कुछ लोगों के अंदर चुल है भाई कि अडास के भरोसे गाड़ी छोड़ के हम जा रहे हैं भाई टहलने, अडास तुम चलाओ गाड़ी अपना। लेकिन सबका ये नहीं है। अडास के भरोसे थोड़ा बहुत रह सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि आप कुछ भी करें। और ऐसे लोग जो वीडियो वायरल करते हैं, अडास के भरोसे गाड़ी छोड़ देते हैं, फिर एक दिन वो दुनिया ही छोड़ देते हैं, तो ऐसे लोगों पर भरोसा न करें। बिल्कुल ठीक बात है, अडास के भरोसे आप बिल्कुल मत रहिए। आप अपनी स्टीयरिंग जो है अपने कंट्रोल में रखिए गाड़ी को, तभी जो है आप बेहतर तरीके से रोड पे सेफ रह सकते हैं। अच्छा प्रभाकर, अभी कुछ देर पहले आपने बात की थी कि सनरूफ बहुत इंपॉर्टेंट है, और सनरूफ का भी मिसयूज़ इंडिया में बहुत देखा गया है, राइट? लोग जैसे कि सो कॉल्ड यूट्यूब पे फेमस है कि लोग बच्चे सुखाते हैं निकाल के, राइट? तो पहले तो मुझे पर्सनली तो लगता है कि सनरूफ का इतना यूज़ इंडिया में है नहीं, लेकिन जो लोग बाहर निकलते हैं चलती स्पीड में ऐसा मतलब करते हैं, उनके बारे में क्या मतलब कहना है? आपको पसंद करना क्या, पहले आते बताओ आप। मुझे तो नहीं पसंद, क्योंकि भाई मुझे अपनी जिंदगी प्यारी भाई। मैं चलती गाड़ी में क्यों निकलूं सनरूफ से? ब्रेक लगा, अचानक कुछ हुआ, मैं आगे निकल के गिरा पड़ा, गाड़ी के नीचे ही आ गया। तो ये सब तो नहीं करना चाहिए। बाकी देखते हैं बच्चों को निकाल के टहला रहे हैं, 80 की स्पीड पे गाड़ी चला रहे हैं। अब उन लोग को अपने बच्चों की या तो जिंदगी की कोई फिक्र ही नहीं, अपनी जिंदगी की कोई फिक्र ही नहीं, मतलब करना नहीं चाहिए, बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। जैसे आपने कहीं गाड़ी रोकी है, 10-20 की स्पीड में चल रहे हैं, तो माने एक बार निकाल सकते हैं कि मतलब पहाड़ों पे गए घूमने, तब आप निकलिए, तब कोई टेंशन नहीं। गाड़ी रोक कर मैं तो कहता हूँ निकालिए तब, लेकिन फिर आप तेज स्पीड पे करेंगे तो बिल्कुल ही आपके लिए जानलेवा है। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा प्रभाकर, एक चीज़ और है, थोड़ा सा सीरियस क्वेश्चन है ये। जैसे कि इंडिया में जो मार्केट है, कार मार्केट है, वो डोमिनेट की जाती है बाई मारुति सुजुकी। दे हैव अराउंड 40 to 45% शेयर, राइट? मार्केट शेयर। उसके बाद फिर फॉलोड बाई हुंडई एंड टाटा।
राइट। तो आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे ब्रांड हैं जिनको और बेहतर उनको मतलब उनकी सेल्स होनी चाहिए, मतलब वो थोड़ा सा अंडररेटेड हैं, और कौन से ओवररेटेड हैं? जैसे कि मारुति इतना ज़्यादा सेल क्यों कर पा रही है, वहीं पे अगर होंडा की बात की जाए, निसान की बात की जाए, रेनो की बात की जाए, तो ये लोग उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, सब स्ट्रगल कर रहे हैं मार्केट में, राइट। तो मतलब क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि गाड़ियाँ जो फीचर ऑफर करती हैं, जो वैल्यू प्रोपोजिशन ऑफर करती हैं, ये सब भी काफ़ी बढ़िया करती हैं, उसके बावजूद मतलब क्या ऐसा रीज़न है कि लोग इनको लेना पसंद नहीं कर रहे हैं अभी भी? मेन रीज़न किसी भी कार ब्रांड पे लोगों को इतना ट्रस्ट है उसका, तो एक मैं कह सकता हूँ मतलब कार कितने साल से उस कंट्री में है। सुजुकी की आप बात करते हैं, सुजुकी इतना क्यों चलती है? क्योंकि इतने सालों से हमारे बाप दादाओं ने भी सुजुकी की गाड़ी देखी है, वही गाड़ी चलाई है, इस वजह से वो देखते आ रहे हैं, इतने सालों से चला रहे हैं, तो उनका ट्रस्ट सुजुकी पर है। निसान कहना चाहें आप, जो भी नए नए कार कंपनी आ रहे हैं, ये सब कार लॉन्च कर रहे हैं, वैल्यू भी दे रही है, पर ऐसा लोगों का ट्रस्ट जीतने के लिए आपको सिर्फ वैल्यू या ये नहीं, आपको कुछ अलग करना पड़ेगा। अब जैसे निसान के इंजन आप देखिए, हल्के इंजन होते हैं, 71 bhp, कुछ थोड़ा भारी इंजन लाए, 1.5 उतारे या फिर, और उसमें भी जो बड़ी कार कंपनी है उन्होंने पूरा टक्कर दे रखा है, सस्ते में गाड़ी निकालते हैं। Hyundai को ही देख लिए आप, सुजुकी में देखिए, सुजुकी में 10 लाख के अंदर कितनी ढेर सारी गाड़ी आती हैं आपको, तो उसमें निसान और ये रेनो सब कहाँ स्टैंड करेंगी? रेनो की भी गाड़ी आती थी पहले डस्टर पर, अब गई वो तो फिर। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे डस्टर की आपने बात की, डस्टर तो शायद फिर से लॉन्च होने वाले ऐसे रूमर्स हैं, देखिए क्या होता है। अब हम बात करते हैं जो एसयूवी का एक बड़ा क्रेज़ है, राइट, जैसे थार है, स्कॉर्पियो है, या बाकी जो गाड़ियां हैं, लेकिन एक एसयूवी को काफ़ी गालियां भी मिलती हैं, काफ़ी प्यार भी मिलता है, वो है टोयोटा फॉर्च्यूनर, राइट। लोग कहते हैं अरे वैल्यू कोई ऑफर नहीं करती, उसके बाद भी मतलब सबकी एक ड्रीम कार होती है वो। तो आपका इस बारे में क्या कहना है, और आपकी ड्रीम कार मतलब क्या फॉर्च्यूनर है? अगर किसी के पास 50 लाख की रेंज हो तो आप खुद सोच के देखिए आपके पास क्या ऑप्शन अवेलेबल है मार्केट में। ग्लॉस्टर भी है, ग्लॉस्टर है, मेरिडियन है, क्या उसको लोग एक्सप्लोर करना नहीं चाहते? मेरिडियन तो देखिए आपके बजट से थोड़ा बाहर ही रहेगी, बाहर के अंदर रहेगी, लेकिन उसका जो इंजन जो है उसमें 2 लीटर का आता है, जो थोड़ा हल्का पड़ जाता है फॉर्च्यूनर के सामने। फॉर्च्यूनर इसलिए इतना बिकती है क्योंकि रिलायबल, वही बात आ गई ना, इंडिया में क्या चलेगा जो रिलायबल होगा। अब 2800 सीसी का इंजन है, 5 लाख किलोमीटर लोग चला दे रहे हैं, उसके बाद भी चल रही है, इतने साल का ट्रस्ट है उसको। फॉर्च्यूनर का इतने पॉपुलर होने का मेन रीजन मुझे जो समझ में आता है वो होता है नेता मंत्री लोग इतना फेमस कर दिए फॉर्च्यूनर को, कि फॉर्च्यूनर को एक तरह से आप सोशल स्टेटस के रूप में देखा जाता है, कि 50 लाख में आप एक ही गाड़ी दिखती है फॉर्च्यूनर, उसके अलावा आप कोई गाड़ी है नहीं उसके कंपैरिजन में इतनी। अच्छा, आपके हिसाब से भी क्या टोयोटा फॉर्च्यूनर जो है वो ओवर प्राइस्ड है? मतलब लीजेंडर की बात की जाए तो आज की डेट में कर्नाटका जैसे स्टेट्स में वो 64-65 लाख की आती है टॉप मॉडल, राइट। और दिल्ली की बात की जाए तो यहाँ भी 55-58 लाख की आती है। तो क्या आपके हिसाब से ओवर प्राइस्ड है या उसका सही प्राइसिंग है? अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि शायद काफ़ी लोगों को बात पता है, नहीं पता है, काफ़ी लोग उसको क्रिटिसाइज जरूर करते हैं, लेकिन फॉर्च्यूनर पे 50% का गवर्नमेंट टैक्स लेती है, दैट मीन्स 28% GST प्लस 22% सेस। ऑन टॉप ऑफ दैट फॉर्च्यूनर इज़ अ CKD प्रोडक्ट, दैट मीन्स कंप्लीट नॉकडाउन आता है उसका, यहाँ पे असेंबली होती है, उसके ऊपर भी लगभग 15% का टैक्स लगता है। उसके बाद जो रोड टैक्स होता है, तो क्या इन सब टैक्सेस को अगर मिला के देखा जाए, उसका बेस प्राइस ऐड किया जाए तो करीब करीब वो 65 लाख तक जाती है। तो आपके हिसाब से ओवर प्राइस्ड है या फिर नहीं, उसको वैल्यू मतलब ऑफर करती है उसके अगेंस्ट जो हम प्राइस पे करते हैं? फॉर्च्यूनर का तो नहीं, लेकिन पर मैं लेजेंडर को जरूर कह सकता हूँ कि ओवर प्राइस तो है। उसमें मेन तो रीजन है सरकार का ही, निर्मला दीदी का इतना टैक्स लगा दिया है कि बताइए आप 64 लाख की गाड़ी हो गई है, अगर उस पर टैक्स सड़ा दे तो फिर इतनी प्राइस उसकी कम हो जाएगी, सब ले सकते हैं, लेकिन जिसके पास पैसा है उसके लिए क्या ओवर प्राइस, अब क्या कहना। फॉर्च्यूनर तो वैल्यू फॉर मनी है, पर लेजेंडर के लिए तो मैं आपको नहीं कहना चाहूँगा। ओके, चलो, काफ़ी अच्छा लगा बात करके सब बारे में, और मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा हम चलते हैं वीडियो की लास्ट की तरफ, और मैं आपसे पर्सनली जानना चाहूँगा कि विच इज़ योर फेवरेट कार, इफ़ यू हैव 50 lakhs, विच कार यू विल बाई इन टुडेज टाइम? अगर आज के समय में मेरे पास 50 लाख हो, मैं तो निसंदेह फॉर्च्यूनर ही खरीदूंगा। अच्छा। वो भी काले रंग की। अच्छा, ठीक है। और अगर किसी को सजेस्ट करना है कि भैया आपका 20 लाख का बजट है, तो आपको कौन सी कार, मतलब कोई भी हो सकता है, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई फैमिली मेंबर, 20 लाख में सबसे बढ़िया कार आपके हिसाब से कौन सी है? 20 लाख में मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा अल्काजार, आप जाइए, डेफिनेटली अल्काजार लीजिए, आपको जो वैल्यू मिलेगी बहुत ही बढ़िया गाड़ी है। अच्छा, चलो, सही है। अच्छा, जो एक चीज़, जो लास्ट क्वेश्चन है मेरा इस वीडियो का, जैसे आजकल देखा गया यूट्यूब पे, मतलब यूट्यूब के बारे में क्वेश्चन स्पेसिफिकली है ये, जैसे कि यूट्यूब देखा गया, आपने बताया कि जो आपके फेवरेट यूट्यूबर है उनमें से एक वो भी हैं, अरुण जी।
तो ये देखा गया कि पहले क्या होता था कि कार के वीडियोज़ या जो भी टेक्निकल वीडियोज़ होते थे वो एक इन्फॉर्मेशन होती थी जी। जिसको लोग कंज्यूम करते थे जब उनको कार परचेज करनी होती थी। आज की डेट में लोग रेगुलर वीडियो देखते हैं, भले उनको कार परचेज करनी है नहीं करनी है, उनको एक फोमो है कहीं वो मिस न कर दे जानकारी, राइट। तो वो चीज़ वो देखते रहते हैं, राइट। और इसमें ये देखा गया है कि जो इन्फॉर्मेशन है उसका रोल कम है, एंटरटेनमेंट का रोल ज़्यादा बढ़ गया है। कार को तोड़ फोड़ के उसको फिर से बनाया जाए, उसमें कुछ अजीबोगरीब मॉडिफिकेशन किए जाए, राइट। तो ये मतलब आज की जो जनरेशन है, जो जेनजी जनरेशन, उसको क्यों पसंद आ रहा है ये सब? तो जैसा कि आपने अभी पूछा कि मतलब आजकल ये तोड़ फोड़ वाले जो गाड़ी में तोड़ फोड़ करते हैं, ये सब वीडियो क्यों देखा जा रहा है जनजी के द्वारा, तो उस पर मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे आप कोई कार खरीदते हैं तब आप किसका वीडियो देखेंगे, जैसे गगन चौधरी हो गए जो इन्फॉर्मेशन बढ़िया बताते हैं, लेकिन और जो यूट्यूबर हैं जो गाड़ी में तोड़ फोड़ करते हैं, ड्रैग रेस करवाते हैं, इनका वीडियो मुझे जो लगता है कि ये सब जो नल्ले बेरोजगार लोग होते हैं वही ज़्यादातर देखते हैं। काम धाम वाले लोग तो कोई अगर किसी के पास आपके पास कार होगी तो आप क्यों कार का वीडियो देखेंगे, मेरा ये कहना है। जिसके पास कार नहीं होती वही कार देखता है कि मैं कार जब लूंगा तो ऐसे करूंगा वैसे करूंगा। तो जिन लोगों के पास कुछ काम नहीं होता वही ये सब वीडियो देखते हैं। तो मतलब आपका कहने का मतलब है कि जब किसी को कार परचेज करनी है एक्चुअल में तो वो देखता है गगन चौधरी जैसे लोगों का वीडियो, बाकी एंटरटेनमेंट के लिए लोग डेली कंटेंट तरह जो बाकी लोग हैं उनका वीडियो देखते हैं। बहुत बढ़िया। तो प्रभाकर, अब लास्ट क्वेश्चन, मतलब इस बार सच में लास्ट होगा कि जेनजी की फेवरेट कार कौन सी है अंडर 20 lakhs? अगर 20 लाख का बजट है तो डेफिनेटली आप किया सेल्टॉस ही देख सकते हैं। उसमें सारे फीचर मिल जाते हैं जो एक जेनजी को लुभावने लगते हैं। हाँ। और एकदम बढ़िया गाड़ी है, सारे फीचर मिल जाते हैं उसमें। और सबसे वर्स्ट कार कौन सी है वर्स्ट जेनजी कार के हिसाब से? वर्स्ट कार में तो नहीं कह सकते, पर सुजुकी की कोई गाड़ी लीजिए सारी बेस्ट है। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि जेनजी को सुजुकी की गाड़ियाँ कम पसंद आती हैं क्योंकि वो पापा दादा की गाड़ी हैं, वो वैगनआर जैसी गाड़ियाँ हैं जो पापा दादा को पसंद आती हैं। तो आज की तो बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी एंटरटेनिंग लगा होगा और काफ़ी आपने इन्फॉर्मेशन भी गेन की होगी। थैंक यू सो मच प्रभाकर फॉर दिस वीडियो, और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी हम बातचीत जारी जी रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू, थैंक्स एवरीवन। और आप गाड़ी चलाते प्लीज़ मेक श्योर कि आप सीट बेल्ट पहनते हो, ट्रैफिक नियमों का पालन करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।